नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत में आज के समय हो रहे हैं चुनाव और पूरी दुनिया इन चुनावों को फॉलो कर रही है क्योंकि काफी लोगों के हिसाब से ये दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शंस हैं। टोटल बताया जा रहा है कि 1,35,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा इन पूरे इलेक्शंस में। यह सरकार का खर्चा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इतना पैसा खर्चने वाली है आने वाले इलेक्शंस में। और एक इंटरेस्टिंग न्यूज सामने ये आई कि बीजेपी, जो आज के समय आप कह लीजिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इन द इंडियन पार्लियामेंट, इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करी और इस प्रेस रिलीज में बीजेपी ने यह कहा है कि दुनिया भर के 10 कंट्रीज से ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करेंगे ताकि ये इंडिया के इलेक्शंस को देख सके, देखे कि कैंपेन कैसे यहां पर होता है, किस तरीके से लोग वोट करते हैं, किस तरीके से भारत दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करता है। ना एक बार मैं चाहता हूं कि आप वर्ल्ड मैप पर देखो कि किन कंट्रीज की पॉलिटिकल पार्टीज को हमने इनवाइट किया है। ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, बांग्लादेश, इजराइल, तंजानिया, रशिया, युगांडा, श्रीलंका, मॉरिशस और नेपाल। और मेन बात यहां पे आपने ये नोटिस करी होगी कि यूएसए, यूके, जापान यहां पे मिसिंग है। और इसके पीछे देखिए कई रीजन हो सकते हैं। एक बड़ा रीजन तो मैं यहां पर ये देख पा रहा हूं कि यूके और यूएसए में इसी साल बड़े इलेक्शंस होने हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूके में तो जो लोकल इलेक्शंस हैं ये डिसाइड करेंगे कि ऋषि सुनाक पावर में रहेंगे या फिर इनकी पार्टी इनको रिप्लेस कर देगी। फिर यूएसए की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में इलेक्शंस होंगे नवंबर महीने में। तो इंडिया के इलेक्शंस अटेंड करना, और वो भी तब जब आपको जो इनवाइट भेजा गया है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं भेजा, एक पॉलिटिकल पार्टी ने भेजा है, तो उससे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती थी। तो मैं समझ सकता हूं एक बार को कि यूएस और यूके की पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट क्यों नहीं किया गया। और जहां तक बात है जापान की, तो हाँ बिल्कुल, जापान में भी 2024 में इलेक्शन मोड शुरू हो जाएगा और 2025 में यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होने हैं। मगर बाकी कंट्रीज को आप अगर देखो ना, तो ऑस्ट्रेलिया की जो लिबरल पार्टी है उसे इनवाइट किया गया है ना। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो लिबरल है मगर ये एक्चुअली एक सेंटर टू द राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीसी, ये लिबरल पार्टी से नहीं आते, ये लेबर पार्टी से आते हैं, जो आप कह सकते हैं एक लेफ्ट विंग पार्टी है ऑस्ट्रेलिया की। फिर अगर हम देखें वियतनाम, वियतनाम में देखिए गिनती की एक पार्टी है, सिंगल पार्टी कंट्री है, वहां से एक ही पॉलिटिकल पार्टी आएगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। फिर अगर हम आए बांग्लादेश पर, देखिए बांग्लादेश में आज के समय जो मेन पॉलिटिकल पार्टी पावर में है ये है बांग्लादेश अवामी लीग। शेख हसीना इसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती हैं, तो इनको इनवाइट किया गया है। फिर हम आते हैं इजराइल पर। इजराइल में देखिए जो लिकुड पार्टी है इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से कुछ साल पहले जब इजराइल में चुनाव हो रहे थे तब जो इजराइल की लिकुद पार्टी है इन्होंने पीएम मोदी की फोटोज को यूज किया था अपने प्रचार के लिए। इजराइल के शहर तेल अवीव में कई जगह इस टाइप के पोस्टर्स लगे थे कि देखिए नेतन्याहू वर्ल्ड क्लास लीडर हैं, दुनिया भर के जो बड़े लीडर हैं उनसे बातचीत होती है इनकी। तो यहाँ पे मोदी, ट्रंप, उसके अलावा वेरियस और जो वर्ल्ड लीडर्स थे उनके पोस्टर्स का यूज किया गया था। फिर इजराइल के बाद अगर हम आए युगांडा पर, युगांडा की देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी इनवाइट करी गई है ये है नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट। 1986 से ये पार्टी युगांडा पे राज कर रही है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी इनको रिप्लेस नहीं कर पाई। फिर आप अगर देखोगे तंजानिया की चामा चा पॉलिटिकल पार्टी, इस पार्टी को भी आप कह सकते हैं तंजानिया की ये राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है। फिर हम आते हैं रशिया पे। रशिया का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए रशिया की यूनाइटेड रशिया पार्टी को इनवाइट किया गया है। नाउ ऑल्दो एक टाइम पर व्लादिमीर पुतिन इस पार्टी के मेंबर थे, मगर आज के समय एज ऑफ नाउ व्लादिमीर पुतिन अनएफिलेटेड है, मतलब कि इंडिपेंडेंट है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, व्लादिमीर पुतिन रशिया में अपनी एक इमेज ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल पार्टी से, ये बस अब रशिया की सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं, ये आप कह लीजिए उनकी इमेज है। तो इसलिए ये यूनाइटेड रशिया पार्टी से दूर हो गए थे, मगर ये आप कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल पार्टी है इन ऑल ऑफ रशिया। तो इनके लोग भी आएंगे इंडिया में ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए कि इंडिया के इलेक्शंस कैसे होते हैं। फिर श्रीलंका की जो दोनों इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हमने किया है इनवाइट। मॉरिशस में भी आप देखोगे जो सारी इनकी पॉलिटिकल पार्टीज है, लेफ्ट विंग, राइट विंग, सबको इनवाइट किया गया है। नेपाल में भी आप अगर देखो, नेपाल में तो कमाल ही हो गया। नेपाल में तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली हमने इनकी नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट, उसके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, मतलब लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर, हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की जो पार्टीज है नेपाल में, सबको इनवाइट किया है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया
इंडिया में पहली बार ऐसा किया जा रहा है। दुनिया भर में कई देश हैं, जब इलेक्शंस वहां पे होते हैं ना, तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को ये लोग इनवाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में जब यूएसए में जब इलेक्शंस हुए थे, तो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज, पोलैंड, स्वीडन, कई यूरोपियन कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया से इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इनवाइट किए गए। ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स लिटरली बैठ के देखते हैं कि लोग कैसे वोट कर रहे हैं, कैसे वोटिंग प्रोसेस चल रहा है, और उसके बाद यूएसए के मीडिया को अपने थॉट्स बताते हैं कि देखिए हमने ये ऑब्जर्व किया है, आपके इलेक्शंस में ये अच्छी बात है, आपके इलेक्शंस में ये कमी है। और यूएसए ये करता है ताकि इलेक्शंस में ना एक तो ज्यादा ऑथेंटिसिटी आए, लोगों का विश्वास जागे, दुनिया भर में लोग कॉन्फिडेंटली ये कह सके कि यूएसए के इलेक्शंस रियल इलेक्शंस हैं। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने भी इन इलेक्शंस को देखा है, ऑब्जर्व किया है। और सेम तरीका एक्चुअली रशिया ने ट्राई किया था अपने रीसेंट इलेक्शंस में। रिसेंटली रशिया में चुनाव हुए, रशिया ने 36 कंट्री से ऑब्जर्वर्स को इन्वाइट किया था अपने इलेक्शंस में, और ये कहा था कि आप देखिए, आप खुद ही नोटिस करेंगे कि रशिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कितने ज्यादा फेयर हैं, सबको वोट करने का अधिकार मिलता है। और इंटरेस्टिंगली इंडिया भी आज से कई साल पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर फॉरेन ऑब्जर्वर्स को इलेक्शंस को देखने के लिए बुलाया करता था ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आपके हिसाब से क्या फॉरेन ऑब्जर्वर्स को इलेक्शंस जब हो रहे होते हैं कंट्री में, उसके लिए इनवाइट करना चाहिए? और ये इनविटेशन क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को भेजनी चाहिए या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? अब इसके देखिए एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताया होगा, यूएस, यूके और यूरोप के जो लीडर्स हैं, इनको काफी बार इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में आलोचना वाली स्टेटमेंट्स देने में मजा आता है। लिटरली आप कह सकते हैं ये ऐसी स्टेटमेंट्स चाहे इशू हो या ना हो दे ही देते हैं। तो आप इमेजिन करके देखिए कि हमने इनके ऑब्जर्वर्स को इंडिया के इलेक्शंस के लिए बुलाया और किसी एक ने स्टेटमेंट दे दी कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, पता नहीं कैसे वोटिंग हो रही है। अगर किसी ने ऐसी बात बोल दी तो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। क्योंकि पहली बात तो हमारा मीडिया इन सब कंट्रीज के लोगों को इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देता है, इनके पास सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है। अचानक से आप देखोगे हर जगह आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो जाएंगे कि इंडिया के इलेक्शंस के बारे में ये स्टेटमेंट दी गई, इंडिया के इलेक्शंस के बारे में ये कहा गया। तो मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स एक कंट्री के इलेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? क्या आप चाहेंगे कि भविष्य में इंडिया ऑफिशियली, अभी तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया है ना, मगर ऑफिशियली किसी कंट्री के ऑब्जर्वर्स को हम अपने इलेक्शंस के लिए बुलाएं या नहीं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि ये अच्छा आइडिया है या नहीं। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा। रुआंग वॉल्केनो आजकल काफी न्यूज में है, आपको ये बताना है कि रुआंग वॉल्केनो कहां पर है। रिसेंटली इसकी इमेजेस वीडियो सामने आई थी, डरा देने वाली साइट थी, और एक बार को सुनामी का जो डर है ये भी बना हुआ था। तो आपको बताना है कि रुआंग वॉल्केनो किस देश में है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 1-2 साल का टाइम है, आप आराम से प्रिपेयर करके यूपीएससी एग्जाम के लिए एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेंगे ये लिंक। आईएएस इंग्लिश बैच, हिंदी बैच, ऑप्शनल बैचेस, ये सब स्टडी आईक्यू के बैचेस आज के समय अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। P2I बैच है, मतलब कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपके साथ रहेगा। तो आपको क्या करना है कि सिंपली इस लिंक पर क्लिक करिए और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फाउंडेशन कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये कभी भी पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। मात्र 1000 रुपये पर मंथ में आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे कोर्स में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, आपको फिर स्टडी आईक्यू इनवाइट करेगा दिल्ली। आपकी मर्जी है, आप आना चाहें आप आ सकते हैं। आपके रहने का सारा खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा और इंटरव्यू तक आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स स्टडी आईक्यू के इस कोर्स से निकले हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स भी अवेलेबल हैं ऑन स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू का जो शॉर्ट सेक्शन है वहां पे आपको बहुत सारी शॉर्ट्स दिख जाएंगी। सो यूज करिए कोड PD10 एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, and as I always say, may the gods watch over you.